हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएसएफ एएसआई असिस्टेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एचसीएम से संबंधित और यह हमारे सीआईएसएफ फायरमैन के लिए भी क्लास करने वाली है। तो टोटल हिंदी के 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हिंदी विषय से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्त, यह जो मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ यह एकदम ओनली पीवाईक्यू प्रश्नों पर आधारित है। तो आपके एग्जाम में जो पिछली बार कई बार परीक्षाएं हुई है उसी से संबंधित मैं हिंदी के प्रश्नों को टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोगों ने बीएसएफ एएसआई एचसीएम की अगर दौड़ पास कर चुके हैं और सीआईएसएफ फायरमैन की, तो आप लोग सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि तभी आप लोगों की तैयारी मजबूत हो पाएगी। तो देखिए दोस्त, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता जो है वह महर्षि वाल्मीकि थे और रामचरितमानस के रचयिता हमारे तुलसीदास जी थे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे और यह जो कालिदास है यह अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, संधि किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के मेल को तो समास कहा जाता है, ठीक है। एक शब्द का विलोम, तो इसमें तो समास ही होता है, जो द्वंद्व समास होता है। पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते हैं, विशेषण और क्रिया के मेल को भी नहीं कहा जाता है। तो देखिए दोस्त, संधि उसे कहा जाता है जिसमें दो वर्णों का मिलन होता है। दो वर्णों के मिलन को ही संधि कहा जाता है, ठीक है। तो संधि किसे कहा जाता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। देखिए, समास में शब्दों का मिलन होता है और संधि में वर्णों का मिलन होता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं, एडिट मिस्टेक हो गई है। तो सॉरी दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, दो वर्णों का मिलन संधि में होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीलकंठ शब्द में कौन सा संधि है? तो नीलकंठ में यह जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है संधि जो है दोस्तों वह हमारी गुण संधि है। देखिए दोस्त, अगर आप लोग को मैं सभी संधि अगर समझाने लगूंगा तो यह पूरा जो बोर्ड है यह छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक संधि की टोटल थ्योरी और ट्रिक के साथ इसको समझाने के लिए एक वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग को संधि सभी अच्छे से आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा। बस आप लोग इसमें यही जानिए कि संधि में जो संधि है इसमें वर्णों का मिलन होता है और संधि के 3 भेद होते हैं। एक है हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि है इसके टोटल 5 भेद होते हैं और व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है और विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं होता है। विसर्ग संधि की पहचान जो इस तरह से अयोगवाह दिया रहता है, इससे ऐसा की जाता है। तो यह जो होता है दोस्तों यही चीज विसर्ग में आता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो पढ़ता है वही पास होता है, यह वाक्य कैसा है? तो यह सरल वाक्य है या जटिल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? जो पढ़ता है वही पास होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो यह जो है यह एक प्रकार का जटिल वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य में दो शब्द जुड़े रहते हैं। सरल वाक्य जो पढ़ता है केवल एक ही है सरल वाक्य, जो सरल रूप से जो पढ़ता है यह केवल सरल वाक्य है।
अगर जो पढ़ता है वही पास होता है। यह जटिल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में इसलिए और मतलब जोड़ने का कार्य किया जाता है, वह संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी होगा, जटिल वाक्य। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग और शुद्ध शब्द कवयित्री होता है। आप लोग को ऐसे नहीं करना है कवयित्री, इस तरह से नहीं लिखना है, यह तो गलत है लेकिन यह हवाला सही है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, कवयित्री। अगला प्रश्न है, जलना शब्द का सही विलोम क्या है? तो जो जलना शब्द का सही जो विलोम शब्द होता है वह है दोस्तों हमारी बुझना। देखिए एक तरफ से जल रहा है तो एक तरफ से बुझ रहा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बुझना। और यह जो गलना है इसका जो होगा दोस्तों मतलब पिघलना। जो मतलब पिघलना नहीं होगा, जो गलना है इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा जमना। पिघलना मतलब जमना, एक पिघल रहा है एक जल रहा है, जम रहा है, ठीक है। पिघलना और जमना, गलना का भी विलोम शब्द जमना ही होता है, यानी कि जमना कोई भी, जैसे बर्फ जम जाती है और बर्फ पिघल भी जाती है या बर्फ गल भी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों मैं आप लोग को बताया हूँ, बुझना। अगला प्रश्न है, रवि शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो रवि शब्द का पर्यायवाची लिख लिया आप लोग, सूरज, सूर्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, भानु, भास्कर और दिवाकर, रवि। रवि तो यहाँ लिखा ही है, और एक आदित्य भी होता है, रत्नाकर। एक और शब्द है रत्नाकर। तो देखिए दोस्त, रत्नाकर यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। यह रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सूर्य। अगला प्रश्न है, जल जीवन है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्त, अगर आप लोग को पूछता है कि अलंकार का संधि विच्छेद, तो आप लोग को अलम धन कार इस तरह से लिखना है। तो अलंकार इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को कहेगा कि हिंदी में अलंकार के कितने वेद होते हैं, तो हिंदी में अलंकार के 2 वेद होते हैं। संस्कृत में पूछेगा तो संस्कृत में 3 वेद होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। और संस्कृत में एक शब्दा, दूसरा अर्थ और तीसरा उभया अलंकार भी हो जाता है। तो देखिए दोस्त, अलंकार का अर्थ आभूषण, गहना या मतलब सजावट यह होता है। और दोस्तों इस जो प्रश्न का उत्तर है, जल जीवन है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है दोस्तों रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, उड़ना उड़ना क्रिया का काल क्या है? तो देखिए दोस्त, काल उसे कहा जाता है, क्रिया के घटित होने की समय को काल कहा जाता है, ठीक है। और काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो भूतकाल के पूछेगा कितने वेद होते हैं, तो 6 वेद होते हैं। सॉरी दोस्तों, वर्तमान काल के 6 वेद होते हैं और भूतकाल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक। और यह जो उड़ना, उड़ना क्रिया का काल मतलब पहचानना है, यानी कि उड़ रहा है या उड़ा था या उड़ने वाला है। तो यह जो है दोस्तों उड़ना, यानी कि अभी उड़ रहा है, तो यह जो होगा हमारा वर्तमान काल। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ रहा है। अगला प्रश्न है, हाथ पैर फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पैर फूलना, इस मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वो है हमारा डर जाना। डर जाना, हाथ पैर फूल गया है डर के, डर जाने से ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नयन का सही विलोम क्या होगा? तो एक जो है
नैन व्यक्ति है। और दूसरा जो है दोस्तों वह इसका जो विलोम शब्द है वह है हमारा नेत्रहीन, यानी कि एक आंखों से देख सकता है, जिसके पास नयन है उसे नयन कहा जाता है, जिसके और एक है जिसके पास देख नहीं सकता है वह नेत्रहीन है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, नेत्रहीन। अगला प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा न होना। ठीक है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा न होना काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो यह क्या है दोस्तों? तो देखिए मैं आप लोग को बताया था ना, मुहावरा बिल्कुल उल्टा होता है और जो लोकोक्ति होती है यह बेचारी एकदम से सीधी और आसान होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल भी अनपढ़ यानी कि पढ़ा लिखा न होना। तो यह एक प्रकार की लोको उक्ति है, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्तों, एक साक्षर होता है जिसे मतलब साक्षर और क्या होता है निरक्षर। देखिए दोस्तों यह नहीं होता है, मैं आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ। एक साक्षर होता है और एक इसका जो विपरीत होगा वह निरक्षर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, और समास के टोटल 6 भेद होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है और समास के टोटल 6 भेद होते हैं। 4 भेद यहाँ दिया हुआ है, 2 भेद और होते हैं। एक है अव्ययीभाव समास, 5वां हमारा अव्ययीभाव समास, और 6वां है हमारा द्विगु समास। ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। और यह जो द्वंद्व समास में विपरीत शब्द या योजक चिन्ह का प्रयोग दिया रहता है, जैसे विलोम शब्द या योजक चिन्ह दिया रहता है। और यह जो बहुब्रीहि समास है इसमें जो शब्द दिया रहता है उसका तीसरा अर्थ निकलता है या पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम दिया रहता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय समास में है जो के समान मिलता है। तो है जो के समान मिलता है तो राष्ट्र के समान पति, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है सच्चा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग और प्रत्यय जो दोनों ही होते हैं दोस्तों, यह हमारे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है और जो प्रत्यय है यह हमारा शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। और यह जो दोनों ही हैं उसी शब्द के पीछे या आगे लगाए जाते हैं जिस शब्द का कोई अर्थ होता है। तो सच तो एक अच्छा सा शब्द है, यानी कि अच्छा, या तो मतलब इसमें जो उपसर्ग है वह है हमारा ऑप्शन ए स, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। नहीं दोस्तों, इसमें तो सच्चा लिखा है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। जो सच्चा है इसमें आप लोग को उपसर्ग बताना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ सच लिख देते हैं तो यह अंत में तो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्यय हमको इसमें नहीं बताना है, हम लोग को इसमें उपसर्ग को बताना है। ठीक, तो उपसर्ग अच्छा कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे हो पाएगा? अच्छा का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ और कोई यह शब्द भी नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, कोई उपसर्ग नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए नहीं होगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संतोष शब्द में आप लोग को प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी बताया था संत धन ओस,
इसको संतोष को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, तो संत का कोई अर्थ है आप लोग जानते हैं, जो साधु वगैरह फकीर वगैरह जो होते हैं उन्हें संत कहा जाता है। और यह ओस जो है यह प्रत्यय है, प्रत्यय का अंत में शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों हम लोग, जलपान में कौन सा समास है, यानी कि जलपान का जो अर्थ है वह है हमारा जहाँ पर जल को मतलब ग्रहण किया जाता है। तो देखिए दोस्त, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, मैं आप लोग को सभी समास तो मतलब बता ही चुका हूँ, यानी जल का पान। तो यह जो का है यह संबंध कारक है, जैसे संबंध कारक में का के की रा रे री ना ने नी दिया रहता है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो यही का है इसमें, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, तो तैयार रहना। तो कमर कसना का अर्थ है तैयार रहना। तो यह किस ऑप्शन में है, यानी कि तैयारी करना। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, गगन चुंबी का अर्थ है, यानी कि गगन को चूमने वाला। तो गगन चुंबी का यही अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा गगन को चूमने वाला, यानी कि बहुत ऊपर तक जाने वाला, यानी कि बहुत ऊंचा। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है। तो हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है। तो हिंदी भाषा का जो पहला महाकाव्य है वह पद्मावत को माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा पद्मावत। अगला प्रश्न है, अशोक शब्द का उपसर्ग क्या है। तो देखिए दोस्तों, अशोक शब्द में आप लोग को उपसर्ग बताना है। तो अशोक में आप लोग को अ प्लस शोक लिख दीजिए, ठीक है। तो शोक आप लोग समझते ही हैं, मतलब शोक तो मतलब उदासी या कुछ भी मतलब हो जाता है। तो यह जो है दोस्तों इसमें अ उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। उपसर्ग पहले प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय को शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है दोस्तों एक मात्र सहारा। तो यह किस ऑप्शन में है, अंधे की लाठी का अर्थ है एक मात्र सहारा। तो सहारा दिया है दोस्तों ऑप्शन में, तो बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस प्रकार का वाक्य है। तो फूलों की घाटी किस प्रकार का वाक्य है। फूलों की घाटी जो है दोस्तों, मैं इसका पहले आप लोग को उत्तर बता दूं या सभी यह आप लोग को समझा दूं। देखिए, सबसे पहले विशेषण को जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और विशेषण में बता दिया आप लोग को, तो प्रविशेषण बता दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। और विशेष से किसे कहा जाता है, तो विशेष से जो है दोस्तों, या जिसकी भी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष से कहा जाता है। और विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। फूलों की घाटी हमारी एक प्रकार की विशेषण का वाक्य है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। संज्ञा उसे कहा जाते हैं, उसे कहते हैं जिसका दुनिया में कोई नाम हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। तो दुनिया में किसी भी चीज का अगर नाम है तो उसे ही संज्ञा कहा जाता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। और यह जो है एक प्रकार का अलंकार है।
तो क्रिया के दो भेद होते हैं। देखिए दोस्त, सब कुछ मुझे अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वो आप अच्छे से सुना कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, किसका उदाहरण है? तो यह तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, मतलब यह क्या है आप लोग देख सकते हैं। घर में एक भी दाने नहीं और अम्मा चली दाना भुनाने। तो यह क्या है? मुहावरा है, कहावत है, व्यंग है या लोकोक्ति है? तो वह जो है दोस्तों एक प्रकार की लोकोक्ति है। लोकोक्ति दोस्तों उसे ही कहा जाता है जिसे लोक की उक्ति। देखिए दोस्तों, लोक की उक्ति को ही लोकोक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। घर में दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार शब्द का जो है दोस्तों वह आभूषण होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। जलना पिघलना में कौन सा वाक्यांश संबंध है? तो यह लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी समस्याओं को भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह कुछ किसी भी भर्ती के बारे में, या सब्सक्राइब इसलिए करना है आप लोग को क्योंकि मैं इस चैनल पर सटीक और सही सही जानकारी देता हूँ। और मतलब कोई भी फेक मतलब वीडियो नहीं है, सब जो रहेगा नोटिफिकेशन भर्ती की सही से और सटीक जानकारी देता हूँ दोस्तों। तो चलिए हम ये वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।